हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्लास 900 क्वेश्चन सीरीज है जो एचएसएससी के आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी की ये हमारे सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा विदाउट एनी बकवास। हम हमेशा को वीडियो के बीच में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं और टू द मैटर बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं करना, क्योंकि अभी होने वाला है टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम, साथ में सीईटी मेंस का एग्ज़ाम। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई पीछे प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली वीडियो भी देखनी है, एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इन 900 क्वेश्चंस में ही मोस्ट ऑफ द जो वोकैब है प्लस आपकी जो ग्रामर है वो कवर करवाने की मैं कोशिश करूंगा। साथ साथ उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक लगाना है, कैसे उस क्वेश्चन के पीछे अगर तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले सबसे पहले आके प्रेजेंट डाल दीजिए अपनी, एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद एक शेयर कर दीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, किसी ऑनलाइन पेड क्लास को नहीं खरीद सकते हैं। वो बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। 100% आपको उसी तरह की क्वालिटीज़ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मैं कौन हूँ? आई एम कौशल नरवाल, राइटर ऑफ ट्रिकी इंग्लिश एंड हेयर वी गो। मंडी सुपरवाइजर 2016 में आई हुई ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो स्पेलिंग का तो देखो भाई, स्पेलिंग की बात करें ना तो स्पेलिंग को जब आप देखें ना तो उस स्पेलिंग को पढ़ने के बाद पेपर में नहीं देखना है, पेपर को पलटना है और पीछे जाके उस स्पेलिंग को अपने आप लिख के देख लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर है ना सिंपल सी स्पेलिंग हम लेके चलते हैं, जैसे कि हॉर्स है। अगर आपके सामने हॉर्स की स्पेलिंग अलग अलग ठीक और गलत दे रखी है, बड़े आसपास दे रखी है और उसमें सिर्फ एक या दो लेटर बदल रखा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इससे अच्छा क्या होता है कि जो स्पेलिंग्स आप, हम बचपन से स्पेलिंग्स लिखते आ रहे हैं, आप पेपर को पलटिए या स्क्रीन को मत देखिए। अगर आपका ऑनलाइन पेपर है तो आप क्या करेंगे, उसको लिख के देखेंगे। इजीली आप स्पेलिंग को ज़्यादातर ठीक करके आएंगे। ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे, स्पेलिंग्स की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये आपको लर्न करनी होती है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होती हैं। आप क्या करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी स्पेलिंग्स है, कोई भी किताब आप लेंगे, किताब नहीं लेंगे तो अभी है ना आपकी 1 या 2 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए जाएंगे। उसमें लगभग मैं हमको आपको 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। उसके अंदर उससे ज़्यादा तो मेरे भाई उसके ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा स्पेलिंग का क्वेश्चन कैसे ठीक करना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको बोलते हैं इरोनियसली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इरोनियसली बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आता है एरर। ठीक है, अभी आपका अगर जिन बच्चों का टीचिंग का पेपर है उनको एक चैप्टर आता है फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप क्या करेंगे, उन सभी को क्या करेंगे, आप लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन सभी को लिखने की कोशिश करेंगे, उनका ट्रांसक्रिप्शन लिखने की कोशिश करेंगे जिनकी साउंड में डिफरेंस आता है। जैसे कि ये, इसको बोलते हैं इरोनियसली। ठीक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? आई र ओ नियसली। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन ये है देखो। और इसको बोला जाता है एरर। एरर, एरर। ठीक है, जो सीईटी वाले बच्चे हैं बिल्कुल भी इससे ना घबराएं, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एरर। एरर नहीं बोलते, इसको एरर नहीं बोलते। जो बच्चे एरर बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, एरर। और इसको बोलते हैं इरोनियसली। देखो यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग है लेकिन पीछे सफिक्स जुड़ने से इसकी ट्रांसक्रिप्शन बदल गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है ना आपको हमेशा करने चाहिए। सेकंड
है हमारा डमर्ज बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो जो डिमर्ज होता है वो क्या होता है, फीस होती है। इसका मीन क्या होता है, ये एक फीस होती है जब आपकी शिप किसी जो शिप है ना, जब आपके किसी पोर्ट पे रुकती है ना, जो प्राइवेट शिप्स होती हैं या गवर्नमेंट शिप्स होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो शिप का जो कैप्टन होता है ना, वो जिसने शिप में सामान मंगवाया है, तो उसको लोडिंग का, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लोड करवाने का या अनलोड करवाने का, ठीक है, वो आपको एक टाइम देता है। फॉर एग्जांपल है ना, किसी कंपनी एक्स वाई जेड को, जैसे अंबानी की कंपनी को दे दिया कि आपने है ना 2 घंटे के अंदर सारा सामान लोड करवा देना है, तो लोड करवाने के टाइम से ज्यादा अगर वो टाइम ले लेते हैं ना, यानी कि ओवर टाइम कर देते हैं और शिप का जो टाइम है वो लेट हो रहा होता है, तो उनको एक फाइन भरना पड़ता है। तो बेसिकली वो जो फाइन होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिमर्ज, डिमरेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेमरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी। देखो साथ साथ बताता चलूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें। ही सेंट मी ए प्रेजेंट, इसका हमें वॉइस चेंज करना है। देखो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ही है ना, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में, ही सेंट मी अ प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो ही है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब भी हम पैसिव बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना सकते हैं, मी से भी बना सकते हैं और प्रेजेंट से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जो वर्ब के तुरंत बाद लगा है। और वर्ब के तुरंत बाद लगने के बाद एक और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब आगे आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ जाने के बाद बी का यूज होता है, बी यानी कि फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, ठीक है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इनको बी की फॉर्म कहा जाता है। पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव बनाते समय इससे पहले लगता है टू या फोर प्रेपोजिशन, जो हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, टू या फोर। और उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसे हमारा पैसिव बनता है। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो सबसे पहली बात तो है ना, हम वर्ब को देखेंगे। देखो पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव को डायरेक्टली कैसे ढूंढना है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या स्ट्रक्चर होगा पैसिव बनाने का। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किसके अंदर चेंज करते हैं जब पैसिव बनाते हैं, तो वॉज या वर, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। आपको पैसिव का क्वेश्चन करना है ना, तो डायरेक्टली कुछ नहीं देखना, सबसे पहले देखना है कि वर्ब कहाँ पे चेंज हुई है और कैसे चेंज हुई है। हमारी जो सेकंड वर्ब होती है ना, वो चेंज होती है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो वॉज वर कहाँ लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वॉज लगा है, हो सकता है, वॉज लगा है, हो सकता है। आई हैड बीन लगाया, नहीं होगा। डायरेक्टली दो ऑप्शन तो हमने ऐसे कैंसिल कर दिए। कैसे कैंसिल कर दिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या गया है। अब देखो आगे या तो मी जाएगा या प्रेजेंट जाएगा, दोनों में प्रेजेंट लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब पीछे कौन रहेगा, पीछे रहेगा मी, और बाय प्लस ही, बाय ही जो जाएगा वो बाय के बाद जब लगेगा, तो बाय के बाद तो ऑब्जेक्ट लगता है क्योंकि प्रेपोजिशन है ये, तो बाय ही बदल जाएगा किसमें, हिम में, तो बाय हिम लगेगा। और मी से पहले प्रपोजिशन टू या फोर लगेगी, तो टू मी से पहले लगी और बाय हिम लगा है, तो आंसर हमारा हो गया बी। सी आंसर नहीं हो गया, क्योंकि टू हिम हमारा गलत है। सब्जेक्ट जो है पीछे आके बाय प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डबल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट करके बताएंगे यूजिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका पैसिव वॉइस क्या होगा।
यानी कि मी का यूज करके जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इस सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं, एक मैंने आपको बता दिया, एक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किल द स्नेक, अब किल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस की बात शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, कोई भी सब्जेक्ट न लगा हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस, याद रखना। और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव है ना, अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो लेट का यूज करके। लेट का यूज करके कैसे करेंगे, हम लेट लेके जाएंगे, लेट के तुरंत बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके जाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि याद रखना, अगर आपने पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो पैसिव की पहचान क्या है, पैसिव क्या करता है, सिर्फ वर्ब के एक्शन को बदलता है, टाइम को नहीं बदलता, सिर्फ वर्ब की फॉर्म को बदलता है। और किस में बदल के रख देता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस वही होगा जिसके अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, नहीं तो पैसिव होगा ही नहीं। थर्ड फॉर्म पहचान है पैसिव वॉइस की और बी की फॉर्म पहचान है पैसिव वॉइस बनाने की। ठीक है, यह हम कैसे कर सकते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे क्या यूज करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड लगा दिया, ठीक है, ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं, कमांड देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या हमारा मना करने के लिए यूज करते हैं, फॉरबिडन के लिए यूज करते हैं, मना कर दिया भाई, एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, एडवाइस कर दिया भाई, रिक्वेस्ट करने के लिए, जिसे जैसे मैंने बोल दिया प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, रिक्वेस्ट कर दिया आपसे। ठीक है, इन दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है, बाद में टू लगा देंगे, प्लस V1 लगा देंगे, तो सीधी सी बात है, इसको बदल देंगे, स्नेक मस्ट बी किल्ड, नहीं मस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो बनता है वो सिर्फ शुड से बनता है, जब हमारा सजेशन होता है। लेट द स्नेक बी किल्ड, यू आर एडवाइज्ड टू किल द स्नेक। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, द स्नेक शुड बी किल्ड। अब यहाँ पे सजेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, वहां पे ऑर्डर मान सकता है। ठीक है, ये भी एडवाइस हो गया, ये भी एडवाइस हो गया, दोनों में एडवाइस दे दिया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा ना, जहां पे हमें कुछ नहीं पता होता, वो आपका आंसर हो जाएगा बी। वैसे बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, आखिरी तीनों इसके आंसर हो सकते थे, लेकिन अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें ना, तो प्रेफरेंस किसको दे दी है इसने, लेट द स्नेक बी किल्ड, ये आपके HSSC के आंसर की के अनुसार है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब आ गया एक पैराग्राफ का क्वेश्चन। देखो, पैराग्राफ का क्वेश्चन हर पेपर का पैराग्राफ का क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा। पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मैं एक बार में ही करवा दूंगा, लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों का पेपर है, तो हो सकता है भाई बहुत ज्यादा है ना, वर्कलोड हो रखा है, बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए बनानी पड़ रही हैं, हो सकता है वीडियो ना आए, तो फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ इसको, है ना, जल्दी से जल्दी समझाने की। देखो भाई, दो या तीन तरीके से कंप्रीहेंशन कर सकते हैं। एक तो होते हैं आपके एवरेज बच्चे, वो क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइप के बच्चे जो होते हैं, जो वो पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, ठीक है, और फिर आंसर, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कई बार उनको तब भी नहीं मिलता, उनका हो जाता दिमाग खराब और वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी तरह के बच्चे, आप जैसे स्मार्ट बच्चे, वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले पैराग्राफ आप पढ़ते हो ना, तो आपको यही नहीं पता कि आपको किस माइंड सेट से पढ़ना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और क्या आप ढूंढना चाह रहे हो उस पैराग्राफ में। उसका जो थीम है ना, वो भी अगर आपको ढूंढनी है, तो वो भी क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढा करो, अगर थीम का क्वेश्चन भी आ जाए कि किस तरीके से उसने उस पैराग्राफ को देखा है, पढ़ा है। और देखो, पैराग्राफ सब्जेक्टिव टू एवरीवन है, बच्चों पे डिपेंड करता है उनकी रीडिंग हैबिट कैसी है। अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है ना, तो कोई भी कितना भी मुश्किल पैराग्राफ दे दे आप कर लोगे, और अगर पहली बार जाके ही पेपर में जाके पैराग्राफ करोगे ना, तो कभी भी क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। और मेरे भाई, पैराग्राफ का जो क्वेश्चन होता है वो आपके लिए इजी इसलिए होता है क्योंकि उसका आंसर पैराग्राफ में दे रखा है, बाकी चीजों का आंसर तो आपको पीछे बाद में जाके पता चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो पॉसिबिलिटी पे काम करती है। ठीक है,
आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को उस पैराग्राफ के अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है। और तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट जो होती है वो एक्सीलेंट होती है। अब कई बच्चे सोचेंगे हम तो इसी कैटेगरी में आते हैं भाई, देखो इसमें तो है ना बहुत कम बच्चे आते हैं। मैं भी जो अप्रोच अपनाता हूँ ना वो भी सेकंड अप्रोच अपनाता हूँ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं टीचिंग के एग्जाम्स में, सीईटी में आसान पैराग्राफ आ सकता है, तो सेकंड अप्रोच ही अपनाएं। ठीक है, रीडिंग हैबिट जिनकी अच्छी होती है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं डेली, जो इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं डेली, ठीक है, उनकी रीडिंग हैबिट ऐसी होती है कि उनके वो चीजों को पिक्चराइज कर लेते हैं। ठीक है, वो चीजों को क्या कर लेते हैं, पिक्चराइज कर लेते हैं। पिक्चराइज करने का मतलब वो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक मेमोरी होती है उनकी, उनके दिमाग में छप जाता है कि क्या तो दे रखा है, और क्या 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 किस सेंटेंस में क्या दे रखा है, क्या वो एनालिसिस कर लेते हैं एक बार में ही पढ़ते ही, और फिर वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोबारा पैराग्राफ उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है। देखो ऐसा तो हमारा बहुत कम बच्चे मिलेंगे, तो मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बता देता हूँ। पहले आप पैराग्राफ पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड बिकॉज, अब यंग मैन है ना वो वेल ड्रेस्ड है, उसका कारण पूछ रहा है क्यों है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमें नहीं पता ना मीनिंग का, तो भी है ना हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं जैसे मुझे मोस्ट ऑफ द मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, A well-dressed young man entered a big textile shop one evening, यानी कि बेसिकली कोई शॉप है टेक्सटाइल की, कपड़े की कोई शॉप है, वहां पे कोई एंटर हुआ। टेक्सटाइल के बारे में तो कोई सभी जानते होंगे, नहीं पता तो इतना सोच लेंगे जो नहीं पता जिन बच्चों के, किसी एक शॉप के अंदर एंटर हुआ। ही वॉज एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सेल्समैन, और यहाँ पे वो उस सेल्समैन की अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता था। पहले ही सेंटेंस में हमें देखो कि वो उसकी अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता था। हु थॉट हिम रिच एंड लाइकली टू मेक हैवी परचेजेस, ठीक है, वो उसको इम्प्रेस करना चाहता था क्योंकि उसने महंगे कपड़े पहने थे, इसलिए वो उस सेल्समैन को इम्प्रेस करना चाहता था। तो पहली ही लाइन में हमें पढ़ते हुए आंसर मिल गया, तो आंसर हो गया डी। द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड, अच्छा उस सेल्समैन ने उस आदमी से, यंग मैन से क्या पूछा। ठीक है, क्यों क्यों पूछा, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं। ही जो पढ़ते हैं, अभी तक तो आया नहीं हमारे सामने, तो आगे देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, मुझे अपना आंसर मिला, मैंने वहीं छोड़ दिया, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, जहां से हमने छोड़ा अगर वहां तक ही आंसर हमारा पहला दे रखा है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और सोचते हुए जाना है। जैसे कि खुद, और पैराग्राफ पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना क्या है कि जैसे तुम खुद हो उस पैराग्राफ के जो हीरो हो, ठीक है, आपके साथ वो घटनाएं हो रही हैं, तब बड़ा अच्छा लगता है पैराग्राफ पढ़ते हुए। ही वो जैसे अब तुम हो यंग मैन, ऐसे सोचो। ही वॉज शोन द सुपीरियर वेराइटीज of suit lengths sari, but after usually examine them he kept moving to the next section। अब वो है ना उसको बहुत ही अच्छी अच्छी सुपीरियर यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटीज दिखा रहा था, लेकिन वो देखता, एग्जामिन करता, एग्जामिन यानी कि जैसे एग्जाम लेते हैं ना, आपको परखते हैं, तो वो उनको परखता चीजों को और आगे चल जाता। वेयर रेडीमेड गुड्स वर बीइंग सोल्ड एंड फर्दर ऑन हॉइजरी सेक्शन, ठीक है, जहां पे हॉइजरी यानी कि जहां पे माल इकट्ठा हो रखा था, ये मान के चलो हॉइजरी का मतलब आपको नहीं पता है। ठीक है, यानी कि वो अलग अगले सेक्शन में जाता चला गया। By then the salesman had begun to doubt his intentions and drew the attention of the manager। अब है ना जो है वो सेल्समैन को है ना थोड़ा डाउट हुआ, और उसकी जो मैनेजर की उसके ऊपर अटेंशन गया, तो उसने देखा कुछ तो गड़बड़ है। द मैनेजर आस्क्ड हिम व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड एंड ही रिप्लाइड दैट ही वांटेड कॉर्टियस ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा जो कीवर्ड्स है हमें मिल गए। ही वुड गिव हिम एग्जैक्टली व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, द सेल्समैन हैड ड्रॉन हिज अटेंशन टू इंडिफरेंट एटीट्यूड, ये नहीं हो सकता।
ठीक है। ही थॉट दे कुड डू मोर बिजनेस विद देम, ये भी नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ही थॉट द विजिटर वाज डिससेटिस्फाइड, ये भी नहीं हो सकता। तो उसको क्या बोला उसने, ही वुड गिव हिम एग्जैक्टली व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, वो उसको वही देगा जो वो चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। द स्टैचू was so that people started at it in honor, ये मुझे याद आ रहा है, मैंने ये जो पेपर है ना अपने 2016 में जब ऑनलाइन विद्यापीठ टाइम्स मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था पेपर के तुरंत बाद। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। द स्टैचू वॉज सो डैश दैट पीपल स्टार्टेड एट इट इन ऑनर। अच्छा, ये पहला आ गया ग्रोटेस्क। अब इसको बड़ा गलत पढ़ते हैं और पेपर में भी आता है इसको, ये तो पेपर में आता है, तो ये वर्ड हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आप क्या बता देंगे इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ग्रोटेस्क होता है वेरी क्लमजी। अच्छा, क्लमजी क्या होता है? क्लमजी होता है जो भद्दा होता है, अगली होता है, या टेरिबल होता है, भयानक होता है, गंदा होता है। एक्सक्यूजिट, एक्सक्विजिट होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ठीक है। तो हमारा कम्बसम होता है आपका हैवी, बहुत ही ज्यादा हैवी। और ब्यूटीफुल होता है आपका, आपको पता ही है ब्यूटीफुल क्या होता है। तो स्टैचू के बारे में बात कर रहा है, वो स्टार्टेड एट इन हो स्टे, सॉरी यहाँ पे स्टार्टेड नहीं आएगा, ये गलती से टाइप हुआ है, तो यहाँ पे स्टेड आएगा। स्टेड यानी कि घूरना। ठीक है। तो लोगों ने उसको घूरा क्योंकि वो क्या था, क्लमजी था। ठीक है। आई डोंट नो वेयर बट आई कुड सेंस ए या एन सजेशन। सजेशन सेंस करेंगे तो मेरे भाई सेंस जब भी वर्ड यूज होगा एज ए वर्ब, वो नेगेटिव सेंस को यूज करेगा। नेगेटिव सेंस तो नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। अटेम्प्ट क्या होता है, आपको अटेम्प्ट करना होता है। एस्टिमेट क्या होता है, अंदाजा लगाना होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हजार्ड क्या होता है, आपका नुकसान होता है, डेंजर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर मीनिंग की बात करते हैं। ट्विन, ट्विन क्या हो जाएगा, ट्विन हो जाएगा टू को डबल जो हमारा होता है उसको हम ट्विन बोलते हैं। डबल हो गया, कपल हो गया। ठीक है। या मेरे भाई टू हो गया, ये वर्ड्स अगर आ जाएं तो ट्विन का यूज होता है। तो कपल इज द राइट आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। लेविएट, लेविटेट जो वर्ड होगा, लेविटेट का मतलब होता है ग्रोथ हो जाना, किसी चीज का बढ़ जाना ऊपर की तरफ। इवेपरेट उड़ जाना होता है। तो यहाँ पे टू राइज आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे टाइम लग गया था पैराग्राफ में, इसलिए सभी वर्ड्स का मीनिंग मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो आप सभी वर्ड्स को देख लेना। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लिम्पिड। लिम्पिड क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। लिम्पिड आता है, लूसिड आता है, लूसिड आता है, LUICID, ठीक तो है। ठीक है, लूसिड आता है, क्रिस्टल आता है। ठीक है। उसके बाद ये लिम्पिड आता है। ये सारे वर्ड जो हैं इन सभी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट या आपका क्लियर, साफ सुथरा दिखाई देने के लिए यूज होता है। तो क्लियर वर्ड यूज हो गया यहाँ पे, क्लियर। ठीक है। तो अपोजिट देखना है तो ये क्लियर तो इसका सिनोनिम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लर आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे मीनिंग बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। नॉइसम का मीनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिप, जैसे हम बनाना को स्टिप कर देते हैं, यानी कि किसी का जो कपड़े हैं या किसी का जो भारी कवच है उसको जब हम उतार देते हैं तो उसको उसके लिए यूज करते हैं स्टिप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट करना है तो कवर हो जाएगा। एक्सपोज तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये नहीं होगा, कवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, अनकाउथ,
जो होते हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी पेपर में आता है और किसी ना किसी पेपर में पूछ लिए जाएगा। अनकॉथ जो वर्ड होता है, ये बिगड़ैल जो लोग होते हैं या वाइल्ड लोग जो होते हैं, वाइल्ड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वाइल्ड के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, सैन डिएगो इज लोकेटेड नियर डैश बॉर्डर। अच्छा, याद रखना जब भी एडजेक्टिव का यूज होगा और उससे पहले नाउन का यूज होगा, और ये जो एडजेक्टिव है किसी की नेशनैलिटी को बता रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनैलिटी को बता रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा उससे पहले हमेशा किसका यूज होता है, आर्टिकल द का। अब यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन, जैसे इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, मैंने बोल दिया इंडियन सोल्जर्स, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, द का यूज होगा। तो मैक्सिकन बॉर्डर आ गया, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कुछ दूरी पर बैठना या कुछ दूरी पर होना, तो एट अ डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में। ठीक है, आंसर चेक करते रहना, कोई गलती हो जाए तो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। He would dash from all charges levied against him। लेवी यानी कि आरोप लगाना, लेवी का मतलब होता है लगाना, आरोप लगाना, क्रिमिनल चार्जेस लगाना। ठीक है, अब सोल्व मीनिंग आता है एक, अब सोल्व, ठीक है, अब सोल्व आता है, एक्सोनरेट आता है, ये दो वर्ड आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं जब भी कोई किसी क्रिमिनल के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है, और उनको उस चार्जेस को हटा दिया जाता है, तो अब अब्सोल्व या एक्सोनरेट वर्ड यूज किए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एनिग्मेटिक होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए बता रहा हूं, इसका मतलब होता है पजलिंग। ठीक है, पजल जब हमें कोई कर देता है तो एनिग्मेटिक का यूज किया जाता है। डैगर्स ड्राउन होता है, डैगर्स छुरी निकाल लेना। ठीक है, डैगर क्या होता है, छुरी, छुरी निकाल लेना। छुरी कब निकाली जाती है, जब दुश्मनी होती है, तो एट एनमिटी हो गया। अब कंप्लेन हो गया, कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अबाउट में लोग बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अबाउट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रीजन बताना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का, और किसी पर्सन के बारे में बताना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, अबाउट का। सिंपल। ठीक है, आंसर देखते रहना, कोई ऐसा ना हो मैं गलत पढ़ा दूं आपको। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है आपको मैं 100% एक्यूरेट देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ह्यूमन हूँ। ठीक है, अनोय, अनोय का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग बताना है। अनोय यानी कि बॉदर, परेशान करना किसी को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। फॉय, फॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड क्या, फॉय, फ्रेंड फॉय अपोजिट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट देखना है हमें। ठीक है, और अ डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ, ऐसे एक्सीडेंट जो डेथ में होते हैं, तो डेथ में फाइनली वो इंसान अगर डेथ उसका डेथ कॉज करे, कोई भी एक्सीडेंट या कोई इवेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटल बोलते हैं। ठीक है, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन, विमेन का सपोर्टर कौन होता है, देखो ये जो है ना, दो ऑप्शन हमेशा एक साथ आएंगे। फेमिनिस्ट होता है सपोर्टर ऑफ विमेन, जो विमेन कोज के लिए, जो नारी सशक्तिकरण के लिए काम करता है, उसको फेमिनिस्ट बोलता है। और ई फेमिनिट होता है, याद रखना, टॉम बॉय, टॉम बॉय। ठीक है, टॉम बॉय का मतलब क्या है, अ बॉय विद, अ बॉय हैविंग वुमेनली हैबिट्स। ठीक है, एक ऐसा लड़का जिसकी हरकतें जो हैं वो लड़कियों जैसी हैं, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। ठीक है, लोक्वासियस, ये टॉकेटिव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकेटिव, टॉकेटिव बातूनी। ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, बहुत बार। कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि एक वर्ड मैंने छोड़ दिया आपको, सोफिस्ट क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेक ओंटारियो,
लेक ओंटारियो क्या होता है हमारा? लेक ओंटारियो किसी लेक का नाम है, ये एक वाटर बॉडी है। अब कोई भी वाटर बॉडी आ जाए ना, याद कैसे करना है, ऐसे करना है, वाटर बॉडी आ जाए, वाटर बॉडी कौन कौन सी होती है भाई? सी के नेम हो गए भाई, ओशियन ओशियन के नेम हो गए आपके, रिवर के नेम हो गए आपके, आपके कैनाल्स के नेम हो गए आपके, आपके लेक्स के नेम हो गए आपके। ये सारी क्या है? वाटर बॉडीज हैं। और वाटर बॉडीज से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है, तो इन सभी से भी पहले आर्टिकल दा का यूज करना ही करना है। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम स्टेनोग्राफर, पंचायत ऑफिसर और फील्ड इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो पक्का आपको वीडियो पसंद आई है, एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, और एक क्या कर दो, प्रेजेंट लिख दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।